हेलो डियर एस्पिरेंट्स। तो वेलकम टू द अरुणाचल टाइम्स एनालिसिस ऑफ 5th ऑफ मार्च। आज 5th ऑफ मार्च का सर हम एनालिसिस डिस्कस करेंगे। कल का जो एनालिसिस था उसका क्लास हमने फेसबुक पे लाइव लिया था और उसका जो रिकॉर्डिंग है आज मॉर्निंग में अपलोड हो गया है। तो उम्मीद है आप लोगों ने वो 4 मार्च वाला भी कंप्लीट कर लिया होगा। जितना भी आपका अरुणाचल टाइम्स का एनालिसिस हो रहा है उसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट पीएससी के आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो एक सेपरेट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो जितना भी एनालिसिस हो रहा है उसका जो रिकॉर्डिंग है आपका वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है। चलिए तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ फर्दर टाइम स्टार्ट करते हैं सर आज के क्वेश्चंस। तो सॉरी क्वेश्चंस, आज का कंटेंट। ठीक है ना। तो ये जो पहली न्यूज है वो है बुरागोहैन एंड देवी विन गोल्ड फॉर इंडिया इन मॉस्को स्टार्स वुशु चैंपियनशिप। ठीक है। तो ये चैंपियनशिप वुशु चैंपियनशिप है कहाँ पर हुई है सर? मॉस्को। मॉस्को स्टार्स वुशु चैंपियनशिप। ठीक है ना। मॉस्को इज द कैपिटल ऑफ रशिया, इसको ध्यान रखिएगा। तो दो लोगों ने जिन्होंने मेडल जीता, दे आर इंडियंस। तो अपने लिए ऑब्वियसली बात है स्पोर्ट के सेक्शन की इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है। स्पोर्ट्स की न्यूज हमेशा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको स्टार मार्क करके जरूर नोट करिएगा। ठीक है ना। तो बुरागोहेन उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था अंडर 60 जूनियर कैटेगरी। ठीक है ना। और दूसरी जो है आपका देवी, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था अंडर 52 जूनियर कैटेगरी। तो ये दो नाम आपको ध्यान रखने हैं वुशु चैंपियनशिप से रिलेटेड। चलिए ठीक है सर। ठीक है। तो बाकी स्पोर्ट्स में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना होता, एज इट इज जो न्यूज होती है उसी में से जो दो तीन पॉइंट्स होते हैं, किन्होंने वो अवार्ड जीता और किन्होंने कहाँ पर वो इवेंट हुआ था, ये दो तीन बातें ध्यान रखिए। दैट्स एनफ फॉर इट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड ये आपका न्यूज है। ठीक है। अभी पापम पारे की अगर हम बात करें तो पापम पारे में एक अम्बा कॉन्टिनेंट विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। ये किस लिए बनाया गया? विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से बनाया गया। तो वहां की जो लोकल प्रॉब्लम्स है उनसे डील करने के लिए ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया। तो यहाँ पर टर्म था सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसको मेरे को थोड़ा सा आपको बताना था। हो सकता है आपको डाउट हो कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप होते क्या है। देखिए क्या होता है, गवर्नमेंट कितनी भी कोशिश कर ले, बिल्कुल लोकल एरिया पे घर तक पहुंचना गवर्नमेंट के लिए काफी मुश्किल होता है। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट की उसी मुश्किल को रेक्टिफाई करने के लिए या उसको आसान करने के लिए ये आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं। ये इंडिविजुअल विलेज टू विलेज वेरी करते हैं। हर एक गांव में उस एरिया की कुछ लोकल महिलाएं होती हैं, वो मिलके एक ग्रुप बनाती हैं जिसको हम कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। उनका काम क्या होता है? उस विलेज की जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं उसे डील करना। ठीक है ना। जैसे आपका जो सेविंग्स है, लोन एक्टिविटीज है, उसमें ये बहुत काम करती हैं। जितनी भी महिलाएं होंगी वो अपना कुछ कुछ अमाउंट हर महीने इकट्ठा करके एक फंड क्रिएट कर लेंगे। ठीक है। लोकल महिलाएं, मान लो उनमें से किसी एक महिला को पैसे की जरूरत है तो वो इस लोकल फंड से उस पैसे को यूज कर सकते हैं। इससे एक बड़ा फायदा ये होता है कि आपका अगर वो गांव की जो महिलाएं हैं किसी मनी लेंडर के पास जाती हैं तो वो बहुत हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो उससे वो बच जाएंगे। प्लस बैंकिंग्स में सर सबसे बड़ी दिक्कत है फॉर्मलाइजेशन की। बैंक्स में बहुत फॉर्मेलिटीज अदा करनी पड़ती है, जिसकी वजह से जो विलेजर्स हैं वो अवॉइड करते हैं बैंक से लोन लेना कई बार। ठीक है। तो इस तरह की जो लोकल एरियाज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जाते हैं। ठीक है। ये एक लोकल एरिया में ये कंसेप्ट डेवलप हुआ है। ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आप कई बार न्यूज में पढ़ोगे, मोदी जी उन पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं ना, तो गवर्नमेंट का भी ध्यान है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को और ज्यादा एम्पावर करें, क्योंकि जो टू द पॉइंट जो ग्राउंड लेवल पे वर्क है वो कौन कर रहे हैं? वो कर रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है। चलिए एक न्यूज और थी कि आपका जो आईसीआर के डीसी हैं, आईसीआर के डीसी का ट्रांसफर हो गया। तो श्री तालो पोतम जी जो थे उनका अब ट्रांसफर हो गया। उनकी जगह आईसीआर की नई डीसी आई हैं, उनका नाम क्या है? श्वेता मेहता। ठीक है। तो श्वेता मेहता इज द न्यू डीसी ऑफ आईसीआर। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। हालांकि एग्जाम में पूछे चांसेस कम है, बट ऑन द पॉइंट ऑफ अवेयरनेस है ना, तो उसमें हमें पता होना चाहिए। कैपिटल है सर। ठीक है। चलिए ये हो गया। इसके बाद ये एडिटोरियल आया था, कंस्ट्रक्शन आ बर्डन। ठीक है। देखो इस एडिटोरियल का पहले मैं आपको क्रक्स समझा देना चाहता हूं कि आपका जो ऑथर है वो कहना क्या चाह रहे हैं। बाकी जो लिखा है उसको हम आगे चल के पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस भी करेंगे। देखो ये ओवरऑल जो ऑथर है कहना चाह रहे हैं कि जैसे आप अभी कंट्री में देखोगे कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से चल रहा है ना। जैसे आप देखोगे हाईवेज बहुत तेजी से बन रहे हैं, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है,
इवन बॉर्डर एरियाज में भी आप देखोगे, अपन अरुणाचल में भी देखें तो पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, रोड्स बनी है, हाईवेज बने हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ ऑथर कहना चाह रहे हैं कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना देने से इकोनॉमी बढ़ जाएगी, क्योंकि उनका मेन पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो बहुत कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा तो बहुत कर रही है, लेकिन दूसरी साइड पर हमारे पास नौकरी नहीं है, दूसरी साइड पे जो कंज्यूमर कंजम्पशन है वो कम हो रहा है, यानी लोग खरीदारी कम कर रहे हैं, लोग परचेजिंग कम कर रहे हैं। तो लोग अगर परचेजिंग कम करेंगे तो भले ही हम कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लें, हम जो इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये कुछ इस तरह के पॉइंट्स यहाँ पर ऑथर ने बोले कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट डेवलप कर रही है वो कितना सही है, या क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, या उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो आप जब स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो वहाँ मेंस आंसर राइटिंग का ऑप्शन होता है, ठीक है ना। तो उस तरह के जो वहां पर जो क्वेश्चंस बनते हैं वहां पर आप इस आर्टिकल से उसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आर्टिकल शुरू करते हैं। तो ऑथर ने सबसे पहले तो क्या बताया, हमारी ग्रोथ रेट। देखो ऑथर इस बात पे बिल्कुल डाउट नहीं कर रहे कि हमारी ग्रोथ रेट कम है या गवर्नमेंट गलत कर रही है ना। ऑथर सीधा सीधा कह रहे हैं कि देखो भाई ग्रोथ रेट तो बेहतरीन है हमारी। कितनी है सर? 8.4% की हमारी ग्रोथ रेट है। लेकिन साथ ही साथ दिक्कत क्या है, इन्फ्लेशन भी बढ़ता जा रहा है, यानी हमारी ग्रोथ भी है साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ता जा रहा है। देखो ये दोनों ट्रेंड हमेशा क्या रहते हैं, साथ ही चलते हैं, है ना। महंगाई बढ़ती है तो ग्रोथ भी साथ ही साथ बढ़ती है, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। अगर एक इन्फ्लेशन एक लिमिट के बियॉन्ड चला जाता है तो फिर वो दिक्कत होने लगती है। तो इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है साथ ही साथ आपकी ग्रोथ भी बढ़ रही है। तो आरबीआई जिसका काम है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, ठीक है, ग्रोथ गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और जो इन्फ्लेशन है वो आरबीआई के कंट्रोल में, यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का मेन काम किसका है, आरबीआई का। तो यहाँ पर आरबीआई की थोड़ी सी सिचुएशन बिगड़ती है, मतलब आरबीआई के लिए थोड़ी चिंता की बात है। और ऑथर कह रहे हैं कि जब आप इकोनॉमिक ईज देखोगे, मतलब दिखता तो है कि हाँ इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है, चीजें बेटर हो रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये जो बढ़ती इन्फ्लेशन है, ये जो महंगाई है, ये कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो बढ़ती ग्रोथ है इसको इम्पीड कर दे। इम्पीड मतलब उसको स्लो डाउन कर दे। और दूसरी तरफ ऑथर कहना चाह रहे हैं कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिसको शॉर्ट में टर्म याद रखना कैपेक्स, आगे भी ये टर्म आएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट कर रही है ना, रोड्स बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, तो क्या वाकई में वो इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ कैपिटल एक्सपेंडिचर इसको बोल्स्टर कर सकता है? बोल्स्टर मतलब क्या उसको इंक्रीज कर सकता है? तो ऑथर दो सवाल कर रहे हैं कि जो महंगाई है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई समझो आप, ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट आम भाषा में समझने के लिए आप इन्फ्लेशन को अभी क्या समझो, एक तरीके से महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ना मतलब महंगाई का बढ़ना। तो अगर क्या जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उससे ग्रोथ घट सकती है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर कि जो वाकई में जो सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, क्या उससे वाकई में ग्रोथ कंटिन्यू रह पाएगी या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। ये ऑथर के कुछ पॉइंट्स हैं। कुछ और की कंसर्न्स बताएं, कुछ और कंसर्न्स बताएं ऑथर ने। हमारा जो कोर सेक्टर की ग्रोथ है उसमें गिरावट देखने को मिली है। कोर सेक्टर क्या है, हमारी 8 इंडस्ट्रीज हैं जो कोर सेक्टर में आती हैं, ठीक है। उसमें आपका कोल है, उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है ना, उसमें आपका रिफाइनरीज है। तो कुछ 8 सेक्टर्स है वो किस में आते हैं, कोर सेक्टर में आते हैं, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिएगा इंडिया में कौन कौन सी 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। यानी हम जब भी अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखते हैं तो अपनी कोर इंडस्ट्रीज को जरूर देखते हैं कि ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं ये किस रेट से ग्रो कर रही है, क्योंकि इनका इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। और साथ ही साथ फार्म सेक्टर में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है बाई 0.8%, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में इंक्रीमेंट हुआ है सर, 11.6% मैन्युफैक्चरिंग में इंक्रीमेंट हुआ है। इससे पहले 4.8% कॉन्ट्रैक्शन भी था पिछली साल में। मैन्युफैक्चरिंग में इंक्रीज हुआ है, इसके बाद भी ऑथर कहते हैं चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस हैं सर, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट खर्चा भी बहुत कर रही है डिस्पाइट सब्सटेंशियल गवर्नमेंट कैपेक्स, लेकिन जो कंजम्पशन ग्रोथ है, कंजम्पशन ग्रोथ मतलब हम लोग जो परचेज कर रहे हैं, ठीक है ना, हम कोई गाड़ी परचेज कर रहे हैं, हम कोई ज्वेलरी परचेज कर रहे हैं, हम बिस्किट परचेज कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा हम ज्यादा परचेज करेंगे
उतना ही हमारी जो कंजम्पशन ग्रोथ है, कंजम्पशन की ग्रोथ बढ़ेगी। ठीक है, तो यानी भले ही सरकार कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत खर्चा कर रही है, लेकिन जो कंजम्पशन ग्रोथ है उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, जो प्राइवेट कंपनीज हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करती हैं, वो भी लैग कर रहा है, यानी वो भी ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहा है। ठीक है ना। और कंस्ट्रक्शन में भी आर ड्रैग, यानी जो हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कर रहे हैं उसमें भी स्लो डाउन देखने को, मतलब जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो भी आपका एक तरीके से खिंच रहा है ना। इंडियाज क्लेम ऑफ ग्रोथ इज अकम्पनीड बाय, अब देखो यहां पर ऑथर एक डेटा दे रहा है कि डिकेडिकल क्यूमुलेटिव इन्फ्लेशन, यानी अगर पिछले 10 साल में ओवरऑल इन्फ्लेशन देखें तो वो कितना बढ़ा है, 55%। ठीक है ना, यानी अगर कोई चीज 10 साल पहले 100 की मिल रही थी तो आज वो कितने की मिल रही है, 155 की मिल रही है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं डिकेडल इन्फ्लेशन, यानी 10 साल में ओवरऑल 55% का इन्फ्लेशन हुआ है, यानी मोटा मोटा अगर हम बात करें तो 5.5% एट अ ईयर। ठीक है ना। उसमें अगर हम उसको कंपेयर करें कि सर रूरल एरिया में कितना है, रूरल इन्फ्लेशन था 5.93%, जो अर्बन से भी ज्यादा है। अर्बन का 5.69 था दिसंबर 2023 तक, और रूरल में 5.93, यानी रूरल एरियाज में जो महंगाई है वो ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। आरबीआई तो सर इसके लिए, इसको लेके कॉशियस है, यानी आरबीआई को ये बात पता है, ठीक है ना, कि ये दिक्कत चल रही है। लेकिन जो आईएमएफ है, आईएमएफ का सीधा कहना है कि जो हाई कोर इन्फ्लेशन है, ठीक है ना, उसके लिए जो सेंट्रल बैंक है उसको अपनी मॉनेटरी पॉलिसी क्या रखनी पड़ेगी, टाइट रखनी पड़ेगी। मॉनेटरी पॉलिसी टाइट करने का मतलब क्या है, यानी सीधी सी बात यह है कि देखो, अगर इंटरेस्ट रेट, जैसे बैंक्स किस रेट पे आपको लोन देंगी वो कौन डिसाइड कर रहा है, आरबीआई डिसाइड कर रहा है। ठीक है, तो अगर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होगा सर, लोगों के पास पैसा कम होगा, लोग कम लोन ले पाएंगे, कम लोन ले पाएंगे तो मार्केट में कैश की सप्लाई को आप क्या कर पाओगे, रोक पाओगे। तो इसको कहते हैं टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है ना। इसकी जगह अगर आरबीआई क्या करे, इंटरेस्ट रेट कम कर दे, ठीक है ना, उससे क्या होगा, ज्यादा लोग लोन ले पाएंगे, ज्यादा लोग लोन ले पाएंगे तो उससे क्या है, मार्केट में ज्यादा चीजें आप खरीद पाओगे। ऑब्वियसली बात है, आपको अगर इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाए, आप कहोगे खट से चलो यार आज बाइक उठा लाते हैं, या आज कोई गाड़ी निकाल लाते हैं, या घर खरीद लेते हैं। तो आप क्या कर रहे हो, परचेजिंग कर रहे हो, तो परचेजिंग ज्यादा होने लगेगी, परचेजिंग ज्यादा होने लगेगी तो उससे महंगाई बढ़ेगी। जब ज्यादा लोग परचेज करते हैं उससे महंगाई भी बढ़ती है। ठीक है, अब महंगाई ऑलरेडी बढ़ी हुई है, इसीलिए जो आईएमएफ है वो सेंट्रल बैंक को कह रहा है कि आप जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसे टाइट रखो, यानी इंटरेस्ट रेट ज्यादा रखो ताकि लोग कम खरीदें, ताकि लोग कम लोन लें, लोग कम लोन लेंगे तो कम परचेज करेंगे, कम परचेज करेंगे तो महंगाई की दर थोड़ी सी कम आ सकती है। ठीक है, तो ये आपका आरबीआई और ये आईएमएफ का कहना है। ठीक है ना। और जो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट थी वो भी यही कह रही थी कि जो बोरोवर्स हैं, डेट रिपेमेंट कैपेसिटी वो भी उनकी घट रही है, यानी जिसने भी लोन लिया है वो उसको ढंग से अभी चुका भी नहीं पा रहा है। इस तरह की बात ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कह रही है। ठीक है ना। अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, हर 3 महीने पे आरबीआई अपनी एक टीम के साथ मिलती है। ठीक है ना, वो आरबीआई आज डेप्यूटी गवर्नर और अदर जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो पूरी कमेटी होती है, उस कमेटी को कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। उनका काम मेन रहता है कि किस रेट में जो रेपो रेट होता है, रेपो रेट को वो लोग चेंज करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का आप ये काम याद रखो, इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे करना है, उसके लिए जो स्टेप्स लेने हैं, उसके लिए जो रेपो रेट चेंज करना है, या बैंक्स किस रेट पे इंटरेस्ट देंगे वो चेंज करना है, ये सारा काम किसके हाथ में होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हाथ में होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से भी 2023 फरवरी से लेकर ये आ गया आपका सर
2024 February, it has not succeeded in its efforts to check prices। यानी जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से सर 1 साल हो गई, बट स्टिल जो प्राइसेस बढ़ रहे थे वो अभी तक उसको कंट्रोल नहीं कर पाई है, ये ऐसा रिपोर्ट कहती है। ठीक है ना। एक और प्रॉब्लम है, वो कह रहे हैं कि सरकार जो भर भर के बोरोइंग कर रही है, ठीक है ना, उधार ले लेके जो इन्वेस्टमेंट कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, उसको भी ध्यान से करना चाहिए। जो हमारा डेट रिपेमेंट है, यानी हमने जो उधार ले रखा है वो कितना है, 10 लाख करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 25% ऑफ द जीडीपी, सॉरी 25% ऑफ द सेंट्रल बजट, जितना यानी हमारा जो बजट है, ठीक है ना, उसका 25% तो सिर्फ और सिर्फ किस में जा रहा है सर, जो हमने लोन लिया है उसके लोन को चुकाने में, डेट रिपेमेंट में 10 लाख करोड़। ठीक है, तो उसको भी क्या करना है, सोच समझ के खर्चा करना है। हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो 8.4% टच कर गई थी लास्ट थर्ड क्वार्टर में, ठीक है ना, लेकिन वो उतना चौंकाने वाली बात नहीं है। ऑथर कहते हैं ठीक है हमारा जीडीपी ग्रोथ हो रहा है 18th मंथ्स में फास्टेस्ट हो रहा है, डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन क्रक्स को समझो वो कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, कुछ कुछ डेटा होते हैं वो मैं बता दूंगा कौन सा ध्यान रखना है। एक साइड तो आप कह रहे हो कि सर ठीक है जीडीपी बढ़ रही है, फास्टेस्ट इन 18 मंथ्स हो रही है, लेकिन दूसरी साइड आप ये देखो कि जो कोर सेक्टर है, ठीक है, जो कोर सेक्टर है उसकी ग्रोथ कितनी घट गई, 3.6%, यानी 18 मंथ की हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ तो आप देख रहे हो, लेकिन 15 मंथ लो, 15 महीने में सबसे कम जो कोर सेक्टर की ग्रोथ है 3.6%, आप उसको नहीं देख रहे हो, आप उसको भी देखो। यानी जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन कोर सेक्टर की जो ग्रोथ है वो घट रही है, ये बहुत चौंकाने वाली बात है। ये बाकी 8 कोर सेक्टर्स किस डेट ग्रोथ रेट से डिक्रीज हो रहे हैं वो सब इसमें डेटा में आपको मिलेगा। अब यहाँ कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर है भली सरकार उसको बढ़ा दे, लेकिन जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट सिचुएशन है वो उसको चेंज नहीं कर पाएगा। यानी भले गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, बट स्टिल इन्वेस्टमेंट जो आनी चाहिए उस लेवल पे इन्वेस्टमेंट नहीं आ पा रही है। अगर 1980 से कंपेयर करें जब कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना था, 55% था, ठीक है ना, तो आज का कैपिटल एक्सपेंडिचर 34% है। यानी आज आप जो कह रहे हो कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, आज से ज्यादा एक्सपेंडिचर तो सर 1980s में था, वो भी 55%, और आज कितना है 34%, ठीक है ना, और वो भी मेनली किस पे कंसंट्रेटेड है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। यानी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है वो रिसर्च पर नहीं हो रहा है या किसी और चीज पे नहीं हो रहा, मेनली किस पे हो रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पे हो रहा है, कि रोड्स बन रही हैं, रेलवे ट्रैक्स बन रहे हैं, मेन चीज किस पे हो रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पे हो रहा है। ठीक है ना, तो इसकी वजह से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ग्रोथ है उस पर असर पड़ रहा है। ठीक है ना, एक्चुअल जो डिमांड है वो स्टिल कम है एज कोर सेक्टर फिगर्स, यानी जो कोर सेक्टर है वो घट रहा है, कोर सेक्टर की ग्रोथ घट रही है, उससे हमें पता चल रहा है कि जो एक्चुअल डिमांड है लोगों की वो घट रही है, लोग परचेज कम कर रहे हैं। कुल मिला के मुद्दा ऑथर बार बार इसी बात को कह रहे हैं कि देखो भाई आप भली खर्चा बहुत कर रहे हो, एक्सपेंडिचर में जीडीपी की ग्रोथ दिखा रहे हो, लेकिन जो असल मुद्दा है लोगों की डिमांड वो कम हो रही है, लोग परचेजिंग कम कर रहे हैं। इसके बाद आगे के पॉइंट अगर देखो, अभी प्राइम मिनिस्टर ने अलग अलग स्टेट्स में 10 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स को अनाउंस किया, अलग अलग रेलवेज बनेंगी, रोड्स बनेंगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा है कि फास्टर ट्रेन फैसिनेट बट आर कंसर्न्स फॉर कनेक्टिविटी इन हिंटरलैंड्स, हिंटरलैंड्स मतलब जो रिमोट एरियाज है वहां पर कनेक्टिविटी का कंसर्न अभी भी है, वो ऐसा कहना चाह रहे हैं। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट जो है वो कितनी हो गई है, 172.37 लाख करोड़, वो किस पे ग्रो हुई है, हैवी बोरोइंग्स, यानी गवर्नमेंट जो भी इन्वेस्टमेंट कर पा रही है उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा उधार भी ले रही है, ये बड़ी टेंशन की बात है एज पर द ऑथर। ठीक है, अब इसके हिसाब से
अगर पिछले एक दशक की बात करें, जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन था, यानी जो लोगों को एक्चुअल में चीज मिलती है, एक होता है होलसेल इन्फ्लेशन, यानी जो थोक में जो चीजें आ रही हैं होलसेल में आ रही हैं उस पर अगर प्राइस बढ़ रहा है। कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन यानी मान लो आप जो सब्जी खरीद रहे हो, आप जो साबुन खरीद रहे हो, आप जो तेल खरीद रहे हो, उस पे जो प्राइस बढ़ रहा है वो कहला रहा है कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। तो अगर एक डिकेड की बात करें तो उसका एवरेज था 5.5% ईयर। अभी हमने देखा ऑन एन एवरेज 5.5% ईयर से हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ा है। और जो एशिया पैसिफिक का फिगर है, ओवरऑल एशिया पैसिफिक में देखें तो इट वाज 2.1%, मतलब पूरे एशिया पैसिफिक में इतना बड़ा है एवरेज। हमारे यहाँ जो महंगाई की ग्रोथ है दैट इज 5.5%। और जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी, ये हर 3 महीने पे होती है ना। अभी देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, सॉरी, देखो एक होगा आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, तो ये 4 क्वार्टरली इनकी मीटिंग्स होती हैं। तो अभी जो आपका लेटेस्ट एमपीसी की नोट्स है कि फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है ना, खाने की दर बढ़ रही है। तो देयर इज नीड टू रिमेन फोकस ऑन अचीविंग द इन्फ्लेशन टारगेट इन अ सस्टेन्ड वे, यानी कुल मिला के खाने की कीमतें बढ़ रही हैं उसको कंट्रोल करने की जरूरत है, ठीक है ना। और साथ ही साथ सेंट्रल बैंक्स वो कह पा रहे हैं प्राइसेस कंटेन नहीं कर पा रहे हैं। वेजिटेबल्स इंक्लूडिंग टोमेटो, गार्लिक, लेमन और गिंगर एंड फूड ग्रेन, इसके भी प्राइसेस आपके काफी तेजी से बढ़ गए हैं। इट अफेक्ट्स ओवरऑल कॉस्टिंग ऑफ ऑल द गवर्नमेंट एस्टिमेट्स, यानी जितने भी गवर्नमेंट ने एस्टिमेट करे हैं उसको भी ये प्राइस बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो जो ग्रोथ एफर्ट्स गवर्नमेंट कर रही है ये उसको रोकेंगे। यानी कुल मिला के ऑथर ये कह रहे हैं कि जीडीपी बढ़ रही है, बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई की दर बढ़ रही है वो चिंताजनक है। ये महंगाई की दर ऐसे ही बढ़ती रही तो ये हमारी ग्रोथ पे डैम्पिंग करेगी, उस ग्रोथ को रोकेगी। जो डेट पुश्ड इन्वेस्टमेंट है, डेट पुश्ड इन्वेस्टमेंट क्या मतलब क्या है, आप कहीं से पैसा उधार में ला रहे हो, उस उधार के पैसे को आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना, मनी सर्कुलेशन रेज करने के लिए, वो भी प्राइस बढ़ा रहा है। यानी आप क्या कर रहे हो, मार्केट में पैसे को डाल रहे हो, पैसे को जितना आप डालोगे उतना ही प्राइस क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो ये देखने में अच्छा लगता है कि ठीक है हाँ ग्रोथ हो रही है ये है, लेकिन इससे इकोनॉमी को कितना फायदा होगा ये बात अभी भी अनसर्टेन है, ठीक है ना। और यहां पर एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर नोट करिएगा, जो ऑथर मेनली कहना चाह रहे हैं। यानी इतनी सारी बातों में अगर आप कहो ऑथर कहना क्या चाह रहे हैं, ऑथर क्या मतलब सजेशन दे रहे हैं, वो ये है, रिवाइवल ऑफ ग्रोथ इन कंजम्पशन डिमांड इज द की एंड वुड रिक्वायर इम्प्रूव्ड एम्प्लॉयमेंट एंड हाउस होल्ड इनकम कंडीशंस। यानी गवर्नमेंट को किस चीज पे फोकस करने की जरूरत है, कंजम्पशन डिमांड पे फोकस करने की जरूरत है। लोग कितना परचेज कर रहे हैं इस पे फोकस करने की जरूरत है। और लोग कब परचेज करेंगे सर, जब उनके हाथ में पैसा होगा, और वो कब होगा, जब उनके पास नौकरी होगी। यानी कुल मिला के एम्प्लॉयमेंट देने की बहुत जरूरत है। जब नौकरी होगी लोगों के पास तो उनके पास खर्च करने को पैसा भी होगा, और जब वो खर्च करेंगे, कंजम्पशन होगा, चीजों को परचेज करेंगे, तो उससे जो हमारा कोर सेक्टर है वो भी ग्रो करेगा, क्योंकि लोग परचेज करेंगे, डिमांड बढ़ेगी तो कंपनीज उतना ही प्रोडक्शन करेगी, तो उससे भी इकोनॉमी आपकी राइज करेगी, ठीक है। अभी हमारा जो कंजम्पशन था प्री कोविड, यानी जो हम खर्च कर रहे थे, जो जनरल आम जनता जो खर्च कर रही थी कोविड से पहले, अभी हम उस लेवल पे भी नहीं पहुंचे, तो ये बड़ी चिंता की बात है, ठीक है ना। तो आरबीआई ने भी कहा है जॉब्स एंड हाउस होल्ड इनकम आर द की टू द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, यानी जॉब्स को बढ़ाओ, हाउस होल्ड इनकम बढ़ाओ, ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। अब कंज्यूमर के लिए दिक्कत क्या है, कंज्यूमर किस बेसिस की वजह से रुका है, इट इज कंस्ट्रेंड बाय द गैप इन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग दैट इज द फ्रीडम ऑफ परचेजिंग गुड्स ऑफ देयर चॉइस, ठीक है ना। यानी कंज्यूमर की अगर हम बात करें तो उसके पास इस टाइम कंस्ट्रेंट है, उसके पास एक लिमिट है,
वो अपनी पसंद की चीज नहीं परचेज कर सकता, क्योंकि उसका वॉलेट अलाउ नहीं कर रहा, इतना भी उसके पास पैसा नहीं है कि वो अपनी पसंद की चीज नहीं परचेज की पसंद की चीज परचेज कर पाए। तो कहीं ना कहीं उसकी जो फ्रीडम ऑफ परचेजिंग है उसको भी इफेक्ट डाल रहा है ये, ठीक है ना। और एफडीआई में भी इसको रिफ्लेक्ट किया गया है, क्योंकि एफडीआई की अगर हम बात करें एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, वो कितना रह गया 2 to 2.5%, जो बहुत अच्छा नहीं है, यानी एफडीआई भी हमारा कम है। तो अगर कंट्री को इन्फ्लेशन चेक करना है, सबसे बड़ी चीज इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये हमारी परचेजिंग पावर को क्या करता है, कम कर देता है। महंगाई ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली बात है हम चीजों को कम परचेज कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये मेन पॉइंट है जो आपका ऑथर कहना चाहते हैं, ठीक है। तो यानी कुल मिला के यहाँ पर मेन पॉइंट यही था कि देखिए कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अच्छी बात है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, अच्छी बात है, जीडीपी ग्रो हो रही है, अच्छी बात है, हम दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन ऐसी इकोनॉमी जो इन्फ्लेशन की मारी हुई हो, जहां के लोगों के पास अपनी पसंद की चीज खरीदने की चॉइस ना हो, तो ये चीजें इन द लॉन्ग रन हमारी इकोनॉमी को ही इफेक्ट करेंगी। तो ये आपका ऑथर का कहना है, और इस चीज को वो कैसे करेक्ट कर सकते हैं, जॉब्स देके, हाउस होल्ड इनकम को बढ़ा के। तो ये क्रक्स था इस पूरे एडिटोरियल का। आई होप यहां तक आप चीजें समझ पा रहे होंगे, ठीक है सर। चलिए अब इसके बाद सर जो अगला एडिटोरियल है या कह लो एक आर्टिकल था, अरुणाचल इंडिजीनियस लैंग्वेजेस चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। यहाँ पे जो ऑथर है उनका मेन मुद्दा ये है कि सर आपका जो अरुणाचल में अपन जो लैंग्वेज बोलते हैं, है ना, अरुणाचल की जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उसमें कमी देखने को मिल रही है। लोग क्या प्रिफर कर रहे हैं, आपका इंग्लिश प्रिफर कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जो अपना लोकल हर एक ट्राइब का अपना अपना लैंग्वेजेस है उसको प्रेफरेंस कम मिल रही है, और वो कहीं ना कहीं अगर यही चलता रहा तो जो अपना लोकल लैंग्वेजेस है वो खत्म हो जाएगा, फिर बाहर की जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं वही इस पर ओवरले कर जाएंगी, ठीक है ना। तो ऑथर का ऐसा कंसर्न नहीं कि फॉरेन लैंग्वेजेस को बॉयकॉट करो, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं हमें अपने लोकल लैंग्वेजेस को प्रमोट करने की जरूरत है। और वो जरूरी भी है क्योंकि सर लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ अवर कल्चर। अगर हम अपनी लैंग्वेजेस को प्रमोट नहीं कर पाएंगे तो एक तरीके से हम अपने कल्चर से दूर जा रहे हैं ना। और एक इंडिविजुअल के लिए उसका कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो होना भी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देख लेते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड, हाँ ठीक है, यानी ये सिर्फ वो कह रहे हैं अरुणाचल का दिक्कत नहीं, दुनिया भर का। ऑल ओवर द वर्ल्ड थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेजेस स्पेशली इंडिजीनियस लैंग्वेजेस आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। और हम अरुणाचल में भी इस चीज को देख रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि अपने स्टेट में कई एडल्ट्स हैं और जो चिल्ड्रन हैं वो इंग्लिश और हिंदी में तो मास्टर हैं, हिंदी इंग्लिश में खूब बात कर रहे हैं, लेकिन अपनी लोकल जो मदर टंग है उसमें वो बात करने में उतना कैपेबल नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस बनाइए, मतलब ऑथर ये बताना चाह रही है, ये आप ऑब्जर्व करो कि क्या क्या आपके आसपास ऐसा हो रहा है जो ये चीजें क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। तो ऑथर ने कुछ ऑब्जर्वेशंस बनाई है, उसको मैंने यहां पर लिख दिया है। ऑथर कह रहे हैं कि देखो सबसे पहले आप ये नोटिस करो कि जो इंटरव्यू के बोर्ड मेंबर्स हैं, क्या वो इंडिजीनियस अपना लोकल लैंग्वेज को अलाउ कर रहे हैं उसमें कम्युनिकेट करने को। मतलब आप इंटरव्यू में गए, उन्होंने ऑप्शन दिए इंग्लिश और हिंदी, क्या वो लोकल लैंग्वेज को प्रेफरेंस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ठीक है। किसी भी ब्यूटी पीजेंट में जाओ, स्कूल एडमिशन इंटरव्यू में जाओ, ठीक है ना, तो वहां इंडिजीनियस लैंग्वेज को कितनी प्रेफरेंस मिल रही है, ठीक है ना। और दूसरी बात, उन कैंडिडेट्स को ज्यादा लेवरेज मिलता है जो इंग्लिश में ज्यादा फ्लुएंटली बोल पाते हैं, ठीक है। ये तो देखो पूरे देश भर का है, जो फॉरेन लैंग्वेजेस को जितना एक्वायर करता है हम उसको ज्यादा रॉयल मानते हैं, उसको उतना ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो ये एक वन ऑफ द रीजन है कि हमारा जो लोकल लैंग्वेज है वो इम्पैक्ट होता है, ठीक है ना। यहां तक कि ये कह रहे हैं कि जो यंगर जनरेशन है वो अपनी खुद की मदर टंग में कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है, thus to adjust the older people exchange them with अरुणाचली हिंदी। यानी देखो हिंदी एक अपनी भाषा है, लेकिन अरुणाचल में उसका एक थोड़ा सा अलग वर्जन बोला जाता है, क्योंकि हिंदी आपका जब अरुणाचल में गई तो वहां के लोगों ने जिस हिसाब से अडॉप्ट किया, तो वहां एक उसका कह सकते हो लोकल वर्जन बन गया, जैसे इंग्लिश, ठीक है ना। इंग्लिश आप अमेरिका में देखो तो अमेरिकन इंग्लिश अलग है, ब्रिटेन इंग्लिश अलग है,
और एक हमने अपना लोकल वर्जन इंडिया का क्रिएट कर लिया, इंडियन इंग्लिश। इसी तरह से अरुणाचल में भी हिंदी का एक लोकल वर्जन क्रिएट हो गया, अरुणाचली हिंदी। तो ऑथर यही कह रहे हैं कि भैया अपना कोई नई जनरेशन है, गांव में जाती है, तो जो बूढ़े लोग हैं उनसे कम्युनिकेट करते हैं लोकल लैंग्वेज में, वो बात नहीं कर पाते, तो उन्हें अरुणाचली हिंदी में उनसे बात करनी पड़ती है। तो इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं टू द एक्सटेंशन ऑफ द इंडिजिनियस लैंग्वेजेस। देखो ये बहुत अच्छा एडिटोरियल है, इसमें आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, है ना। अगर मान लो आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, तो एपीपीएससी में अभी आपका जो सीएम साहब हैं उन्होंने कहा भी है सिलेबस चेंज हो रहा है, और सिलेबस चेंज में जो अपना लोकल जीके अरुणाचल का जीके उसको इंक्लूड करने की बात कहेंगे। हो सकता है कुछ स्पेसिफिक पार्ट वो ऐड कर दें। तो जब इस तरह की चीजें होती हैं तो आपका जो स्टेट पीसीएस में मेंस वगैरह होगा तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन बहुत आसानी से आ सकता है कि अरुणाचल में जो इंडिजीनियस लैंग्वेजेस हैं वो डिक्लाइन कर रही हैं। आपसे दो तीन चीजें पूछ सकता है कि इसका रीजन बताओ। दूसरा वो आपसे पूछ सकता है कि इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, है ना, डिक्लाइन को कैसे रोक सकते हैं। तो हिस्ट्री ने ये कहा है, ऑथर कह रहे हैं कि देखो हिस्ट्री में हमेशा देखा गया है कि लैंग्वेजेस वही सरवाइव करती हैं जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है। यानी उस लैंग्वेज से अगर आप अर्न कर पा रहे हो, आपका घर चल रहा है, तो वही लैंग्वेज आपकी सरवाइव करती है, ठीक है ना। जैसे अरुणाचली हिंदी एक एग्जाम्पल है। तो अगर आपको बिजनेस करना और या अरुणाचल में कम्युनिकेट करना है तो आपको अरुणाचली हिंदी बोलनी पड़ती। यही रीजन है कि अरुणाचली हिंदी वहां पर इतना पॉपुलर हुई, प्रॉस्पर हुई। दिस इज द रीजन वाई वी हैव टू ट्रांसफॉर्म अवर लैंग्वेजेस इनटू मॉनेटरी फॉर्म। यानी अपनी लैंग्वेजेस को भी मोनेटाइज करना है ना, उससे भी लोगों को फायदा पहुंचेगा, तभी लोग उसको प्रमोट करेंगे। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स सुझाए हैं, ठीक है। ये 7 स्टेप्स हैं जो ऑथर कहते हैं कि जिसको आप यूज करके अपने इंडिजिनियस लैंग्वेज को प्रमोट कर सकते हो। सबसे पहली चीज, जो इंटरव्यू होते हैं उसमें इंडिजिनियस लैंग्वेज को ऐड करो एज अ थर्ड लैंग्वेज। जो एपीपीएससी वगैरह जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, तो जो इंटरव्यू होता है ना, तो उसमें 3 ऑप्शन दें आप, इंग्लिश बोलो या हिंदी बोलो या अपना इंडिजिनियस लैंग्वेज बोलो, ठीक है। सेकंड, जो थर्ड लैंग्वेज है उसको कंपलसरी कर दिया जाए हर स्कूल में, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। थर्ड, अपना जो इंडिजिनियस लैंग्वेज है उसका ट्रांसलेशन और रिसर्च डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करो। फोर्थ, एआई टूल्स का यूज करो अपना लोकल लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करने के लिए। उसका फोनेटिक्स, फोनेटिक्स क्या होता है, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज जब आप बोलते हो ना तो उसका एक प्रोनाउंसिएशन होता है। जैसे एक वर्ड होता है फॉर एग्जांपल SHEDULE। ब्रिटेन इंग्लिश में देखोगे इसे शेड्यूल पढ़ते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में देखोगे इसे स्केड्यूल पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो जो प्रोनाउंसिएशन होता है किसी भी वर्ड का, वो उसका क्या कहलाता है, फोनेटिक्स, ठीक है ना। तो वो कहलाता है एक तरीके से फोनेटिक्स। तो और उसकी ग्रामर, इन सबको हमें क्या करना है, एआई टूल्स यूज करके प्रिजर्व करना है। मूवीज और जो कार्टून है उन्हें लोकल लैंग्वेजेस में डब करो, ठीक है ना। जैसे हम लोग डोरेमोन वगैरह बचपन में देखते हुए हैं, तो वो जापानीज लैंग्वेज में थे, लेकिन हमने तो जापानीज में नहीं देखे, हमने अपना लोकल लैंग्वेज में देखे, ठीक है। तो इसी तरह से अरुणाचल में भी इस चीज की जरूरत है। लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल पास करना चाहिए कि जो भी अरुणाचल में रहे वो क्या करे, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिजिनियस लैंग्वेजेस बोले एक दिन के लिए, है ना। डेली तो कंपलसरी नहीं कर सकते, एक दिन के लिए वो अरुणाचली अपना लोकल लैंग्वेज बोले और इसको ट्रीट करे एज ए फेस्टिवल। यानी एक दिन फिक्स कर लो सर आप, उस दिन सिर्फ और सिर्फ, जैसे हिंदी दिवस होता है ना, तो उस दिन हम क्या करते हैं, हिंदी बोलेंगे। इसी तरह से एक दिन फिक्स कर दो, उस दिन अपना लोकल लैंग्वेज बोलेंगे। और उसके साथ साथ ये भी करना चाहिए कि अपना लोकल लैंग्वेजेस के कम्युनिटी रेडियोज और पॉडकास्ट स्टार्ट होने चाहिए, तो वहां पर लोग अपना लोकल लैंग्वेज में डिस्कशन करें, बात करें। तो ये भी एक तरीका हो सकता है अपना इंडिजिनियस लैंग्वेज को प्रमोट करने का। तो 7 फैक्टर्स बताए हैं, इनको जरूर नोट करिएगा, दीज आर इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम कोई भी स्टेप नहीं ले रहे हैं तो ये समझ लो कोई भी नहीं लेगा, क्योंकि आपका लैंग्वेज सिर्फ आप बोलते हो, कोई और नहीं बोलता है, ठीक है। तो अगर आप अपना लैंग्वेज को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो कोई भी नहीं करने वाला। देन नो वन विल, एज इन द एंटायर वर्ल्ड वी आर द ओनली वर्ड्स हु प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट अवर इंडिजिनियस लैंग्वेजेस, ठीक है। अगर बोलना छोड़ देंगे तो लैंग्वेजेस विल फॉर एवर वैनिश फ्रॉम दिस यूनिवर्स। और ऐसा हुआ है, बहुत सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो एग्जिस्ट करती थी,
बट आज के वक्त में वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। अगर बोलना छोड़ देंगे तो कैसे करेंगे? तो वो कहना चाह रहे हैं ऑथर की ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ ही साथ कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है कि वो अपना लोकल लैंग्वेजेस को क्या करें, प्रमोट करें, क्योंकि कम्युनिटी जो होती है अपनी सोसाइटी को ज्यादा बेटर जानती है। द रोल ऑफ कम्युनिटी इज मच बिगर देन दैट ऑफ द गवर्नमेंट, एज अ कम्युनिटी knows where the problems lie and how to resolve them, or at least make them necessary reforms to keep our mother tongues alive। ठीक है, लास्ट में एक लाइन बोलिए, बहुत ही अच्छी लाइन है। ऑथर कह रहे हैं, आयरनी देखो क्या विडंबना है कि एक तरफ हम कह रहे हैं इंडिजीनियस लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करो, बचाओ, और उसके लिए उन्हें जो आर्टिकल लिखना पड़ रहा है वो इंग्लिश में लिखना पड़ रहा है। ठीक है ना, यानी इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करके वो कह रहे हैं इंग्लिश नहीं, क्या बोलो, इंडिजीनियस लैंग्वेज बोलो। तो ये बड़ी आयरनी की बात है जो लास्ट में ऑथर ने बोली है। ठीक है, तो बहुत अच्छा एडिटोरियल था, ये पॉइंट्स आप जरूर ध्यान रखिएगा। आप प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं तो बीइंग आप रेजिडेंट ऑफ अरुणाचल, आपका उस एरिया से आप बिलोंग करते हैं, आप उस कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करें और उसको अडॉप्ट करें। ठीक है ना, फॉरेन लैंग्वेज सीखना अच्छी चीज है, देयर इज नथिंग नेगेटिव, बट हाँ, हमेशा आपके मन में अपनी जो सॉफ्ट अपना जो कल्चर है उसके लिए कोई भी निगेटिविटी नहीं होना चाहिए। चलिए सर, ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट एंड्स इम्यूनिटी फॉर लॉ मेकर्स टेकिंग ब्राइब टू वोट मेक स्पीच इन हाउस। देखो होता क्या है, जैसे मान लो कोई पार्टी एक्स का नेता है, मैंने उसको 1.5 करोड़ दे दिया, मतलब मैंने 1 करोड़ दे दिया और कहा कि तुम्हें ऐसे ऐसे जाके बोलना है। ठीक है ना, अब वो वहां जाके बोल दिया। ठीक है सर, अभी तक क्या था, इनको एक प्रिविलेज मिली हुई है, ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है। ठीक है ना, जो पार्लियामेंट्रियंस होते हैं, ठीक है ना, यानी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं और जो स्टेट असेंबली के मेंबर्स होते हैं, इनको एक प्रिविलेज मिलती है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। यानी ये अपनी असेंबली या पार्लियामेंट में अगर जो कुछ भी बोले, इनके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता, कोई मुकदमा नहीं चल सकता। ठीक है, इनको इम्यूनिटी मिली हुई थी अभी तक, ये जो बोलना चाहे वो बोले पार्लियामेंट में। ठीक है, उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई मुकदमा नहीं चलाएगी। लेकिन अब इस चीज को चेंज कर दिया गया है। जैसे 1998 में एक जजमेंट आया था जिसमें इम्यूनिटी दी गई थी जिनके ऊपर एलिगेशन था कि उन्होंने ब्राइबरी ली है ना, मान लो किसी ने रिश्वत ली है, उसके बाद उसने कुछ गलत किया, पार्लियामेंट में कुछ गलत किया, मतलब पैसा लेके दूसरे की बात पार्लियामेंट में बोल ली है, तो उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, वो जो चाहे बोल सकते हैं। लेकिन उस जजमेंट को अब सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, तो ये बहुत ही रिमार्केबल जजमेंट है। यानी अब अगर कोई ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए ब्राइब लेके या मान लो किसी से ये रिश्वत वगैरह लेके कुछ स्पीच देता है या अपना वोट बदल देता है असेंबली में या पार्लियामेंट में, तो उस पर केस बनेगा। ठीक है ना, करप्शन एंड ब्राइबरी बाय मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट लेजिस्लेचर एरोड प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ। ठीक है ना, तो इसमें जो 1998 वर्डिक्ट था और उसको जो सुप्रीम कोर्ट है उसने पलट दिया। ठीक है ना, तो पहले तो आर्टिकल 105 और 194 का हवाला दिया जा रहा था। 105 194 क्या है, इट डील्स विद द पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ एमपीज एंड एमएलएज, है ना, यानी 104 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए है और 194 किसके लिए है, आपका एमएलएज के लिए। 105 के तहत एमपीज को इम्यूनिटी मिली थी कि वो पार्लियामेंट में जो चाहे वो बोले। 194 के तहत एमएलए को इम्यूनिटी मिली थी कि वो पार्लियामेंट में जो चाहे वो बोले। इसी का हवाला देते हुए पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि भले किसी ने ब्राइब लेके कुछ भी बोला हो वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसी जजमेंट को इस बार पलट दिया। ठीक है ना, यूनानिमस वर्डिक्ट दैट ओवर रूल्स इन 98 जजमेंट प्रोटेक्टिंग सच लॉ मेकर्स। ठीक है, तो MLAs, MPs taking bribes, votes or make a speech in the house are not immune from prosecution। यानी अगर किसी से रिश्वत लेके हाउस में कुछ करोगे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। उसमें ये जो आर्टिकल 105 है और 194 वो आपको नहीं बचा पाएंगे। ठीक है, तो इसमें 105 और 194 जरूर ध्यान रखना। ठीक है, पूछ सकता है सर एग्जाम में कि 105 किससे रिलेटेड है,
194 किससे रिलेटेड, चूंकि ये अभी आपका न्यूज में है। ठीक है सर, चलिए तो ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट था, है ना, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, ठीक है, तो ये आज का आपका लास्ट टॉपिक था। ठीक है, अब इसी तरह से कल का जो टॉपिक आएगा वो कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप अरुणाचल टाइम्स एनालिसिस से खुश हैं, है ना, कुछ सीख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने कलीग्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जो एग्जाम्स वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज सर ये कि अगर आपको कोई चेंज चाहिए, आप चाहते हैं कि सर एक एक्सरसाइज ऐड हो जाए या किसी भी तरह का आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो वी आर वेरी मच ओपन टू योर फीडबैक। आप जो चीज़ बताएंगे, जो सजेस्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। ठीक है, चलिए सर, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।